हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों, भाई एवं बहनों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी का क्लास 6 से लेकर 12 तक दोस्तों भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था दोस्तों करने जा रहे हैं हम लोग। आज का जो चैप्टर होगा दोस्तों वो होगा चैप्टर 8 दोस्तों। जो बाय वन पीछे वाला चैप्टर नहीं होते जाइए प्ले लिस्ट में, पीछे का चैप्टर देखिए। 2 वीडियो में आपका 1 से लेके 7 तक करा दिया गया दोस्तों। आप लोग उस वीडियो को पहले देखिए, क्योंकि ये जो कराया जा रहा है थ्योरी कराया जा रहा है दोस्तों। उसके बाद आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा प्रैक्टिस दोस्तों। पहले थ्योरी आप पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़िए, तब पता चलेगा आपको कितना आता है या नहीं आता है। इसलिए आज का जो चैप्टर रहेगा मौलिक अधिकार रहेगा दोस्तों। आप लोग को इस वीडियो को 2 से 3 बार या 4 बार जरूर से जरूर देखना है दोस्तों। और अपने वीडियो अच्छा लगे तो अपने भाई एवं बहन और अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और नहीं लगे तो नहीं कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग मौलिक अधिकार पर आज चर्चा करें चैप्टर नंबर 8 दोस्तों। इसे हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। आज पर हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 3 दोस्तों, 12 से 35 अनुच्छेद तक दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को 2 आधारभूत अधिकार प्रदान किए गए, जिन्हें जिन्हें संविधान में मूल अधिकार शीर्षक के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक को व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। फिर से देखिए, प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। इस उद्देश्य से उसे कुछ आधारभूत अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त है, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मूल अधिकार दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, मौलिक अधिकार से संबंधित विस्तार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है दोस्तों। भारतीय संविधान मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद विस्तार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। फिर नेक्स्ट देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया था दोस्तों। मूल संविधान में, ये ध्यान रखिएगा, मूल संविधान पूछ रहा, ये 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान दोस्तों। जैसे शुरुआती में दोस्तों कौन कौन थे देख लेते हैं। समता का अधिकार था, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 था दोस्तों। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार था, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से 22 दोस्तों। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था दोस्तों, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोशन, 23 से 24 दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 है दोस्तों। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 दोस्तों। फिर संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 29-30 दोस्तों। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 दोस्तों। फिर संपत्ति का अधिकार दोस्तों राइट टू प्रॉपर्टी, अनुच्छेद 31 है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार तो 6 में था। और 7 में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडिएज दोस्तों, अनुच्छेद 32 दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के एफ के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के ए जोड़कर अब केवल इन्हें कानूनी अधिकार संविधान के अंतर्गत रहने दिया गया दोस्तों। अब इन्हें केवल क्या करने गया? रहने दिया गया, केवल कानूनी अधिकार कर दिया गया दोस्तों संपत्ति के अधिकार को। फिर नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य स्तरीय विधायिका और कार्यपालिका के साथ ही उससे संबंध आंशिक और पूर्णतः ऐसी संस्थानों भी आती है जो कानूनी, प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से जुड़ा हो। राज्य के अंतर्गत न्यायपालिका को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। राज्य के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है?
न्यायपालिका को भी दोस्तों। अभी वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार उपलब्ध है दोस्तों। कितने हैं वर्तमान में? 6 मौलिक अधिकार दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 13 पर हम लोग चर्चा करते हैं। मूल अधिकार से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों की स्थिति। इस अनुच्छेद में यह कहा गया कि संविधान लागू होने के पहले की विधियां जो मूल अधिकार के असंगत हो प्रभाव में शून्य होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। यदि कोई ऐसा कानून संसद बनाती है तो न्यायालय उसे शून्य अवैध घोषित कर देगी दोस्तों, शून्य अवैध घोषित कर देगी। नेक्स्ट देखिए, यदि संसद भाग 3 से संबंधित कोई कानून बनाते हैं तो मौलिक अधिकार हनन या कमी करता हो तो उसे शून्य घोषित किया जाता है दोस्तों। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों। फिर देखिए अनुच्छेद 14 में विधि की समग्र समानता। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समग्र समानता। फिर अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है दोस्तों। अनुच्छेद 17 देखिए, 17 में बोला गया अस्पृश्यता का अंत है दोस्तों। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत दोस्तों, मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 देखिए, उपाधियों का अंत है। 18 में उपाधियों का अंत है दोस्तों। फिर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 है दोस्तों। कितना? 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। यदि विषयक उच्च अधिकारों का संरक्षण एक सभी नागरिकों को निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएं उपलब्ध हैं दोस्तों। कितने स्वतंत्रताएं सभी नागरिकों को उपलब्ध है? 6 स्वतंत्रताएं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 19 के 1 के खंड 1 के सी में सहकारी समिति को 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 12 जनवरी 2012 से प्रभावी है ये दोस्तों। अनुच्छेद 20 देखिए, अनुच्छेद 20 है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दोस्तों। अनुच्छेद 21 देखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दोस्तों। अनुच्छेद 21 के ए में देखिए दोस्तों शिक्षा का अधिकार। ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन दोस्तों। एक अनुच्छेद 21 के ए को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी दोस्तों। ये बीपीएससी 2.0 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 22 देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 22 क्या बोल रहा है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 23 से 24 है। अनुच्छेद 23 क्या बोल रहा है दोस्तों? अनुच्छेद जो 23 है ये मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध दोस्तों। मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध अनुच्छेद 23 है दोस्तों। अनुच्छेद 24 क्या है? कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध दोस्तों। 2016 में संसद में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 संशोधन किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 2017 में एक ऑनलाइन पोर्टल यानी प्लेटफॉर्म फॉर इनफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर पेंसिल प्रारंभ हुआ दोस्तों। यह पोर्टल शिकायतें दर्ज कराने और चाइल्ड ट्रैकिंग तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना NCLP के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए है दोस्तों। फिर धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 25 से 28 है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है दोस्तों? अंतःकरण की ओर धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है दोस्तों। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 देखिए, 26 क्या बोलता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दोस्तों। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता दोस्तों। मतलब कोई भी धार्मिक चीज में करों को समुदाय के बारे में स्वतंत्रता दोस्तों VVI है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अनुच्छेद 28 देखिए, 28 बोल रहा है दोस्तों कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता देती है दोस्तों। अनुच्छेद 28। चलिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
29-30 है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 29 क्या बोलता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। 29 में दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण है। अनुच्छेद 30 बोल रहा है दोस्तों शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने और अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 32 है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 देखिए दोस्तों। अनुच्छेद 32 क्या बोल रहा है। राज्य विधियों की संविधान वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही में विचार न किया जाना। फिर देखिए नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 32 का ए को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। 43वां संविधान संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा अनुच्छेद 32 के ए को निरसित मतलब हटा दिया गया दोस्तों, यानी काट दिया गया दोस्तों, संविधान से हटा दिया गया। अनुच्छेद 33 देखिए। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि पर लागू होने से रूपांतरण करने की संसद की शक्ति है दोस्तों। अनुच्छेद 34 देखिए। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध है दोस्तों। फिर देखिए अनुच्छेद 35 क्या है दोस्तों। इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए विधान है दोस्तों। इस भाग के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए प्रावधान है दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है। मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे विधान बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए। समता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों। मूल अधिकार की सूची में समता का अधिकार प्रथम क्रम पर है दोस्तों। समता के सिद्धांत का समावेशन अनुच्छेद 14 से 18 में पाया जाता है दोस्तों। मूल अधिकारों की सूची में समता का अधिकार प्रथम क्रम पर है और समता के सिद्धांत का समावेशन अनुच्छेद 14 से 18 में पाया जाता है दोस्तों। फिर देखिए अनुच्छेद 14 राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों की समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए। विधि के समक्ष क्षमता का विचार ब्रिटिश संविधान से प्रभावित है, जबकि विधियों का समान संरक्षण का विचार अमेरिका के संविधान से प्रभावित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। विधि के समक्ष क्षमता विचार के तहत सभी एक समान, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार है दोस्तों। विधियों का समान संरक्षण विचार के तहत विधि के माध्यम से दिए गए अधिकारों में समान परिस्थिति में समान व्यवहार अर्थात समान के साथ समान व्यवहार दोस्तों। नेक्स्ट देखिए। ब्रिटिश न्यायविद प्रोफेसर एबी डाइसी ने विधि के समक्ष समता के अधिकार को विधि का शासन के सिद्धांत का मूल तत्व कहा दोस्तों। विधि के शासन का जनक प्रोफेसर डाइसी है दोस्तों। कौन है? विधि के शासन का जनक कौन है? प्रोफेसर डाइसी साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कानून का शासन ब्रिटेन देश की देन है दोस्तों। कानून का शासन किसकी देन है? ब्रिटेन देश की देन है कानून का शासन। कानून के शासन का जनक प्रोफेसर डाइसी हैं। और हम लोग चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 14 देखिए। भारत में विधि या कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है, लेकिन वर्गीकरण की अनुमति होता है दोस्तों। फिर देखिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14 के तहत उल्लेखित विधि के शासन को संविधान के मूल तत्वों में एक मूल तत्व माना है दोस्तों। फिर अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अंतर्निहित है दोस्तों अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट देखिए। अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार भारत में संविधान नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है दोस्तों। अनुच्छेद 15 देखिए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है दोस्तों। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत 5 खंड है। ये 5 खंड इस प्रकार हैं साथियों। चलिए देखते हैं। पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी के आधार पर कोई विभेद
नहीं करेगा। फिर दूसरा दोस्तों कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर निम्नलिखित बातों के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या निर्बंध या शर्तों के अधीन नहीं होगा। ये बातें है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों में प्रवेश, या फिर दोस्तों पूर्णतः या अंशतः राज्य विधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों और सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों का है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट फिर क्या बोलता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए, इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपबंध जी की कोई बात राज्य की सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने की निवारित नहीं करेगी। दोस्तों अनुच्छेद 16 देखिए, लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। इस अनुच्छेद के 5 खंड इस प्रकार से हैं दोस्तों। पहला देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर की क्षमता होती है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट, राज्य के अधीन किसी नियोजन पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसमें विभेद किया जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्या है, इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को तो कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। फिर नेक्स्ट देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं से में पर्याप्त नहीं है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नियुक्ति और पदों की उन्नति में आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसी विधि के प्रबंधन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो यह उपबंध करते हैं किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्यकलाप में संबंधित कोई पदधारी या उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के एक नियोजन से संबंधित मामले में सभी नागरिकों के अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करती है, तथापि आरक्षण नीति की क्रियान्वित करने में राज्य के अनुच्छेद 14 के 1 के अधीन व्यक्ति के प्रतियोगी दावों और अनुच्छेद 16 के 4 के भीतर आने वाली आरक्षित श्रेणियों के बीच संतुलन बनाए रखना। जितेंद्र कुमार सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 2010 SC दोस्तों। ये हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, शैक्षिक योग्यता के आधार पर श्रेणी क्रम यह सुनिश्चित है कि श्रेणीकरण शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा किया जाता है तो वह अनुच्छेद 14 का कोई उल्लंघन नहीं होगा। GK मोहन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2008 SC। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालकेर की अध्यक्षता में हुआ था। इस आयोग ने 1955 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, लेकिन तत्कालीन सरकार इसे खारिज कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, 1 जनवरी 1969 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, जिसमें 3743 जातियों की पहचान पिछड़े वर्ग के रूप में की गई थी दोस्तों। मंडल आयोग 50% पिछड़ी जनसंख्या हेतु सरकारी नौकरियों में 27%
आरक्षण की सिफारिश की थी दोस्तों? अगस्त 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आपका देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में आपका बीपीएससी 2.0 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने ओबीसी को दिया गया आरक्षण की वैधता प्रदान की दोस्तों, 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा। अन्य पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर यानी मलाईदार परत की पहचान हेतु रामनंदन समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 1933 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। रामनंदन समिति ने 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले को ही नॉन क्रीमी लेयर में आरक्षण हकदार माना। क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक है दोस्तों। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई दोस्तों, संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों CWS के लिए EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किया गया दोस्तों। फिर देखिए आरक्षण EWS हेतु 10%, पिछड़ा वर्ग हेतु 27% और अनुसूचित जाति हेतु 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5% है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया, यानी छुआछूत का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 के संशोधन करके 1976 में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नया नाम दिया गया है दोस्तों। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संशोधन करके 1976 में इसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का नया नाम दिया गया। अनुच्छेद 18 देखिए दोस्तों उपाधियों का अंत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत 4 खंड हैं दोस्तों जो निम्न रूप से है। पहले देखिए पहला है राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। फिर देखिए तीसरा है कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाले कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए आगे देखते हैं हम लोग बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18 के 1 में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं क्योंकि यह उपाधि नहीं सम्मान है और इनका प्रयोग संबंधित व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22 है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। चलिए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 खंड हैं दोस्तों। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं 6 खंड पे दोस्तों।
अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत 6 उपखंड उपस्थित हैं। अनुच्छेद 29 के खंड 1 का उपखंड एफ का लोप 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। दोस्तों फिर से देखिए, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के अंतर्गत 6 उपखंड उपस्थित हैं। अनुच्छेद 19 के खंड 1 का उपखंड एफ का लोप 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा किया गया। दोस्तों अनुच्छेद 19 के वन में सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। दोस्तों पहला देखिए, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों दूसरा है शांति पूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार। नेक्स्ट है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। डी में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। दोस्तों फिर नेक्स्ट है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है। एफ में दोस्तों नोट 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसके तहत संपत्ति से संबंधित स्वतंत्रता के अधिकार का लोप किया गया। फिर जी है दोस्तों कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार करने की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों नेक्स्ट में देखते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार और उसका सीमा देखिए। प्राप्त स्वतंत्रता दोस्तों 19 के 1 के ए में है, 19 के 1 के बी में है, 19 के 1 का सी है, 19(1) का डी और ई है। दोस्तों 19(1) का जी है। दोस्तों निर्बंध नियंत्रित समिति सीमित की जा सकती है 19 के 2 के द्वारा, 19 का 3 के द्वारा, 19 के 4 के द्वारा, 19 के 5 के द्वारा, 19 के 6 के द्वारा। दोस्तों देखिए, अनुच्छेद 19 के खंड 1 के द्वारा प्राप्त स्वतंत्रताओं को राज्य द्वारा निर्बंधित अनियंत्रित और सीमित करने का अधिकार समान रूप से ये है। भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था आदि। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नांकित को सम्मिलित किया है। नेक्स्ट देखिए, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार। फिर देखिए नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। फिर नेक्स्ट में है दोस्तों फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। फिर नेक्स्ट है प्रसारित करने का अधिकार, राइट टू टेलीस्केट। छठा में है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। सातवां है दोस्तों सरकारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। आठवां है शांति का अधिकार। फिर दोस्तों नौवां में है किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों 10वां है प्रदर्शन या विरोध का अधिकार लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। दोस्तों प्रदर्शन में विरोध का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार संविधान नहीं देता है। दोस्तों अनुच्छेद 20 देखिए, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। चलिए देखते हैं, अनुच्छेद 20 के तहत 3 खंड है। दोस्तों चलिए कौन कौन है देख लेते हैं। कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भाग नहीं होगा। शास्ति है दोस्तों, सॉरी, उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। दोस्तों जो उस अपराध के लिए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन आरोपित की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, किसी अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद 21 पे चर्चा करते हैं हम लोग, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। दोस्तों क्या है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता? किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों फिर नेक्स्ट देखिए,
एन के गोपालन बनाम मद्रास एन के गोपालन बनाम मद्रास राज्य के अपने निर्णय 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार सिर्फ मनमानी कार्यकारिणी प्रक्रिया के विरुद्ध उपलब्ध ना कि विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध दोस्तों। इसका मतलब है राज्य द्वारा प्राण और देह स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोका जा सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1978 में मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद निर्णय में अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकार को सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधायी क्रिया के विरुद्ध भी उपलब्ध बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापकता को बढ़ाकर जीवन का अर्थ केवल जीवित रहने तक नहीं बल्कि मानवीय एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने के रूप में बताया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों में शामिल देखिए कौन कौन है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, फिर स्वच्छ पर्यावरण की उपस्थिति का अधिकार, निजता का अधिकार, आवास का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, फिर आपका 14 वर्ष की उम्र की निःशुल्क शिक्षा प्राप्ति का अधिकार, फिर दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, फिर है त्वरित सुनवाई का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार। दोस्तों अनुच्छेद 21 शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। दोस्तों आरटी एक्ट 2009 देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के क को जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 के क के तहत शिक्षा का अधिकार स्थापित किया गया। इस अधिकार के तहत यह उपबंध किया गया कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 21 के क के प्रावधान 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। दोस्तों ये VVI पॉइंट है साथियों। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण दोस्तों प्रदान किया गया है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसे गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराया जाए, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि विशेषज्ञ से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 3 से अनुच्छेद के खंड 1 और खंड 2 को कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो को देखिए तत्समय शत्रु देश का है। ये को देखिए निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। दोस्तों निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्ति नागरिक या विदेशी को निम्नांकित संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों ऐसे व्यक्ति की हिरासत में 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है जब तक सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण न बताए। ऐसे बोर्ड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए निरोध के आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। तीसरा पॉइंट देखिए निरोध वाले व्यक्ति
यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश की विरुद्ध अपना पक्ष रखे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा ऐसे निरोध की अवधि को बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 माह से 2 माह कर दिया गया है। हालांकि यह व्यवस्था अब भी प्रयोग में नहीं आया है। अभी भी निरोध की मूल अवधि 3 माह जारी है। नेक्स्ट देखिए, संविधान ने निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधानमंडल के बीच बांटा है दोस्तों। रक्षा, विदेश मामले और भारत की सुरक्षा संबंधित निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति संसद को है दोस्तों। किसी राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति इत्यादि से संबंधित निवारक निरोध कानून बनाने की शक्ति संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है निम्नलिखित है दोस्तों। जैसे देखिए, सभी दोस्तों अंग्रेजी में आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 दोस्तों। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23-24। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 23-24 दोस्तों। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है? मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इस अनुच्छेद के 2 खंड हैं। मानव का दुर्व्यवहार और बेगार इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा तो विधि के अनुसार दंडनीय होगा दोस्तों। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलबंध, जाति और वर्ग या इसमें किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 24 देखिए, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के प्रतिषेध करता है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाना या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 23 में उल्लेखित है कि मानव दुर्व्यवहार शब्द में शामिल है। 23 देखिए, पुरुष और महिला बच्चों को किसी वस्तु की तरह खरीद बिक्री बलात् श्रम में आता है दोस्तों। रोक अनुच्छेद 23 के तहत महिलाओं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यवहार, वेश्यावृत्ति भी शामिल है इसमें दोस्तों। देवदासी और दास दोस्तों। मानव दुर्व्यवहार कृत्य में संलग्न लोगों को दंडित करने के लिए संसद अनैतिक दुर्व्यवहार ने निवारण अधिनियम 1956 बनाया दोस्तों। बेगार बलात् श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध बनाए गए प्रमुख अधिनियम है दोस्तों। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 दोस्तों। फिर देखिए, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970। फिर बंधुआ मजदूरी प्रणाली निरसन अधिनियम 1976। समान परिश्रमी अधिनियम 1976 दोस्तों। समान परिश्रमिक अधिनियम 1976। अनुच्छेद 24 में उल्लेखित अनुच्छेद 24 में उल्लेखित बाल श्रम प्रतिषेध के उद्देश्य से बनाए गए प्रमुख अधिनियम ये हैं। कौन है? चलिए देखते हैं हम लोग। बाल नियोजन अधिनियम 1938 है दोस्तों। कारखाना अधिनियम 1948 है। बागान श्रम अधिनियम 1991। मोटर परिवहन कर्मगार अधिनियम 1961 दोस्तों। खान अधिनियम 1952 है। अब वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 दोस्तों। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 है। बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966। बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 है दोस्तों। बाल श्रम रोकने की दशा में उपयुक्त अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है बाल श्रम प्रतिषेध और नियमन दोस्तों, अधिनियम 1986 भी आई है दोस्तों। 1996 ईस्वी में
उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया है दोस्तों। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के द्वारा बच्चों के अधिकारों की संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग की स्थापना और बच्चों के विरुद्ध अपराधों अथवा बाल अधिकारों के उल्लंघन पर शीघ्र निर्णय के लिए बाल न्यायालय की स्थापना को अधिनियमित किया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2006 में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर बनाने या किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान या होटल इत्यादि में काम पर रहने पर रोक लगा दिया है। इसके उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। बाल श्रम देखिए, निषेध और विनिमय दोस्तों, संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया है। इस संशोधन द्वारा मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 कर दिया गया है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 दोस्तों, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अतः अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दोस्तों। अनुच्छेद 25 के तहत 2 खंड हैं। एक है लोक स्वास्थ्य सदाचार स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप में मानने और आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा दोस्तों। दूसरा देखिए, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो। नेक्स्ट देखिए, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक और वित्तीय और राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बाध करती है। नेक्स्ट के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है दोस्तों। अनुच्छेद 25 के तहत 2 स्पष्टीकरण इस प्रकार दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1, कृपान धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म के मायने में अंग समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 दोस्तों, इस अनुच्छेद के खंड 2 के उपखंड बी में हिंदुओं के प्रति निर्देश या अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश या उन्हें और हिंदुओं को धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान दोस्तों, लोक व्यवस्था सदाचार स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके अनुभाग को निम्नलिखित बातों का अधिकार होगा। धार्मिक और मूर्त उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना पोषण करने का दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, बी में अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने। फिर जंगम और अस्थावर संपत्ति के अर्जन के स्वामित्व। और डी में दोस्तों ऐसे संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का दोस्तों, ऐसे संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का। अनुच्छेद 27 के द्वारा किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता प्रदान किया गया है दोस्तों। करों के बारे में धार्मिक कार्यों के लिए दान चंदा पर व्यय राशि पर राज्य कोई कर आरोपित नहीं करेगा दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 28 के अंतर्गत कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान करना। इस अनुच्छेद के तहत 3 खंड हैं दोस्तों। कौन कौन है चलिए देखते हैं हम लोग। पहला देखिए, राजनिधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
नेक्स्ट देखिए, उपर्युक्त खंड 1 कि कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली शिक्षा धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्थाओं में या इससे संलग्न संस्थाओं में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने यदि वह अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को हितों के संरक्षण से है। अनुच्छेद 29 के तहत 2 खंड हैं। चलिए देखते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट फिर देखिए, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इसमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 30 देखिए, 30 के द्वारा है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत 2 खंड हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा खंड 1 में एक विस्तार को अतः स्थापित किया गया है। देखिए, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। फिर नेक्स्ट देखिए, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विवेक नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। फिर देखिए, अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है दोस्तों। पहला देखिए, राज्य से आर्थिक सहायता एवं मान्यता लेने वाले संस्थान। फिर दूसरा देखिए, ऐसे संस्थान जो राज्य से मान्यता लेते हैं लेकिन आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, ऐसे संस्थान जो राज्य से ना तो मान्यता न ही आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त पहले एवं दूसरे प्रकार के संस्थानों में राज्य के अनुसार शिक्षण, अनुशासन एवं रख रखाव की गतिविधियां संचालित होगी। तीसरे प्रकार के संस्थान अपने अधिकांश मामले में राज्य के निर्देशन से स्वतंत्र होगी लेकिन समान कानून के अधीन होगी। फिर देखिए नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 30 से मिले अधिकार का उद्देश्य यह है कि उन्हें बहुसंख्यक वर्ग के समान अधिकार प्राप्त हो सके। नेक्स्ट देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार से संबंधित कुछ केसों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि इस उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त अधिकार किसी भी रूप में राज्य के आवश्यक सामान्य नियमों से बाहर नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी मूल अधिकार से संबंधित 2 प्रमुख वाद ये हैं। TMAI फाउंडेशन बनाम मार एथेंसिस कॉलेज केरल 1994 दोस्तों। फिर क्या दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ मलनकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम T जोस 2007 दोस्तों। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 दोस्तों। भारतीय संविधान भाग 3
द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार। छठा मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का अनुच्छेद 32 में उल्लेखित है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार यह वह मूल अधिकार है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने अन्य मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जाने का अधिकार धारण करता हो। नेक्स्ट है संविधान उपचारों का अधिकार की माता रेखांकित करते हुए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों। अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति किसी मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार के हनन पर 5 रीट जारी कर सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के हनन होने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए 5 रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत कोई व्यक्ति अपने किसी भी मूल अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय की शरण भी जा सकता है। मूल अधिकार की रक्षा उपचार से संबंधित वाद केस को रीट कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति मूल अधिकार की रक्षा के लिए कोई केस अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में या अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में लाता है तो उसे रीट दायर करना कहते हैं। दायर रीट पर न्यायालय द्वारा उठाए गए कदम रीट जारी करना कहते हैं। रीट 5 प्रकार के होते हैं। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन है देखिए। पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश मैंडेमस जिसे बोलते हैं, फिर प्रतिषेध प्रोहेबिटेशन, फिर अधिकार परीक्षा कोआपरेंटो दोस्तों, फिर उत्प्रेषण सेंट्रियोरी दोस्तों। पहले देखिए पहले क्या है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पहले है